हेलो दोस्तों, मैं सुनील गोदारा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे होंगे। आपकी इसी तैयारी को मजबूत करने के लिए आज हम लेकर आए हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक नया टॉपिक है, लर्निंग। पीछे हमने 8 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारी 9वीं क्लास है और इसमें एक नवा टॉपिक है, लर्निंग। इस क्लास में हम लर्निंग की डेफिनेशन, उसका मीनिंग, थ्योरी और जो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग है और लर्निंग इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, टर्निंग और लर्निंग फीडबैक, ये टॉपिक आज के हम क्लास में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और जैसा कि हर क्लास में मैसेज आते हैं, कमेंट आता है कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, नोट्स कहाँ से बनाएं, तो ये लाइव क्लास तो है नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप क्लास के साथ भी नोट्स बना सकते हैं। चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है सीखना। इसका परिचय। सीखना वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति नया ज्ञान, कौशल, व्यवहार या समझ प्राप्त करते हैं। ये एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है। यानी जो सीखने की प्रक्रिया है वह ऐसा नहीं है कि थोड़े समय बाद सीखने की प्रक्रिया समाप्त हो जाए या रुक जाए। सीखने की प्रक्रिया एक गतिशील है, वह चलने वाली प्रक्रिया है। हम किसी भी उम्र या किसी भी एज में सीख सकते हैं, जो अनुभवों, अभ्यास और शिक्षण के माध्यम से होती है। सीखना व्यक्तियों को नए वातावरण के अनुकूल होने, समस्याओं का समाधान करने और समय के साथ अपने आप को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये औपचारिक शिक्षा व्यक्तिगत अनुभवों या दूसरों को देखकर उनसे बातचीत करके हो सकता है। यानी जो सीखने की प्रक्रिया वह एक गतिशील प्रक्रिया है। उससे जो हम नया ज्ञान, कौशल और अपने व्यवहार करने का तरीका, इन सब की समझ आती है। और हम जो सीखने की प्रक्रिया है, जब हम जितना ज़्यादा सीखेंगे उससे हमारा अनुभव में वृद्धि होगी, और अनुभव में वृद्धि होगी तो हम किसी भी समस्या का समाधान निकालने में सक्षम होंगे और अपने जीवन में हम स्वयं निर्णय ले सकेंगे। स्वयं निर्णय लेने में भी हम सक्षम होते हैं। ये सीखने की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम सीखने की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहला आता है कंटिन्यूस प्रोसेस। यानी जो सीखने की प्रक्रिया है वह कभी रुकती नहीं है, ये निरंतर जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के विभिन्न चरणों में होती है। दूसरा आता है परिवर्तन का हिस्सा। यानी लर्निंग इन्वॉल्व्स ए चेंज इन नॉलेज, बिहेवियर और स्किल्स। द रिजल्ट ऑफ लर्निंग इज यूजली एन इम्प्रूवमेंट और मॉडिफिकेशन इन अंडरस्टैंडिंग और एक्शन। यानी जो सीखने का में ज्ञान, व्यवहार या कौशल में परिवर्तन शामिल होता है। सीखने का परिणाम सामान्यतः समझ या क्रिया में सुधार या बदलाव होता है। यानी जो सीखने की प्रक्रिया है इसमें हमारे ज्ञान और हमारे जो व्यवहार है दूसरों के प्रति, उसमें भी वृद्धि होती है। और सीखने का परिणाम सामान्यतः समझ या क्रिया में सुधार लाना होता है। अगली विशेषता है सक्रिय प्रक्रिया, यानी एक्टिव प्रोसेस। लर्निंग इज ए नॉट पैसिव, इट रिक्वायर्स एंगेजमेंट एंड एफर्ट। इट इज थॉट एक्टिव पार्टिसिपेशन दैट इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड एब्जॉर्ब इन न्यू इन्फॉर्मेशन। यानी सीखना निष्क्रिय नहीं होता है, इसमें जुड़ाव और प्रयास की आवश्यकता होती है। सक्रिय भागीदारी के माध्यम से ही व्यक्ति नई जानकारी को समझते हैं और आत्मसात करते हैं। यानी जब हम जो सीखने की प्रक्रिया है वह एक्टिव प्रोसेस है, और जब हम लगातार सीखते हैं तो व्यक्ति को नई जानकारी समझते हैं। हम नए वातावरण से, लोगों से बात करना हमारा व्यक्तित्व है और हमारे व्यवहार में भी बदलाव आता है। अगला है अनुभवजन्य। यानी मोस्ट लर्निंग ऑक्सर थॉट एक्सपीरियंस, वेदर इट इज ट्रायल और एरर, सोशल इंटरेक्शन और ऑब्जर्वेशन। लर्निंग इज डीपली कनेक्टेड टू एक्सपीरियंसेस। यानी अधिकांश सीखना अनुभवों के माध्यम से होता है, चाहे वह प्रशिक्षण हो या त्रुटि हो, सामाजिक बातचीत हो या प्रेक्षण हो। सीखना अनुभवों से गहरे तरीके से जोड़ा होता है। इन्हें जो सीखने की प्रक्रिया है वह हमेशा अनुभव से होती है, और समाज में बातचीत करने से हमारे सीखने की प्रक्रिया, लोगों से जितना ज़्यादा हम लोगों से मिलेंगे जुलेंगे उतनी ही ज़्यादा हम सीखने की प्रक्रिया सक्रिय होगी। अब हम जो सीखने के जो महत्व है, यानी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग। सीखना व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है,
क्योंकि ये व्यक्तियों को बदलती परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित होने, नए कौशल प्राप्त करने और ज्ञान को विस्तारित करने की अनुमति देता है। ये समस्या समाधान क्षमताएं, निर्णय लेने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाता है, जो जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। यानी जो सीखने का महत्व क्या है, एक तो ये व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण है, और दूसरा ये जब हम इससे अनुभव की में वृद्धि होती है, और जो अनुकूलित हम जो परिस्थितियां बदलती है उसमें भी अनुकूलित रहते हैं, और जो हमारे जीवन में जो समस्याएं होती है उनका समाधान कर सकते हैं और जीवन में स्वयं निर्णय ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जिसमें पहला आता है क्लासिकल कंडीशनिंग। ये सिद्धांत किसने दिया? पावलोव का ये सिद्धांत है। और क्लासिकल कंडीशनिंग एक प्रकार का सीखना है जिसमें तटस्थ उत्तेजना को एक अभूतपूर्व उत्तेजना के साथ जोड़कर एक निश्चित प्रतिक्रिया उत्पन्न की जाती है। जैसे आपके घर में गाय भैंस तो होगी, जैसे ही शाम के समय गाय या भैंस को आप रोजाना 5 बजे चारा डालते हैं, तो जैसे ही 5 बजेंगे तो वह गाय उत्तेजित होगी और वह ऐसा मतलब उत्तेजना प्रकट करेगी, और जिधर से या आप उस समय आप उसकी आंखों में या उस तरफ देखेंगे तो वो आपको बुला रही होगी, या मतलब अलग सी फीलिंग आती है। जैसे प्रसिद्ध उदाहरण पावलोव को कुत्तों का के साथ प्रयोग है। जिन्हें जो पावलोव वैज्ञानिक है उसने कुत्ते के साथ प्रयोग किया। पावलोव ने कुत्ते को खाना देने से पहले घंटी बजाई, और बाद में कुत्ते ने घंटी सुनते ही लार बानी शुरू कर दी। यानी जो पहले घंटी बजाने वह तटस्थ उत्तेजना है, और जो बाद में जो कुत्ते ने लार वाही वह संबंध प्रतिक्रिया है। इसका मुख्य विचार क्या है? हमारा व्यवहार उन चीज़ों से प्रभावित हो सकता है जिन्हें हम विशेष अनुभवों से जोड़ते हैं। दूसरा आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये किसने दिया? स्किनर का सिद्धांत है ये। ऑपरेंट कंडीशनिंग वह सीखने की प्रक्रिया है जो पुरस्कार और सजा के आधार पर होती है, और परिणामों के आधार पर व्यवहार मजबूत और या कमज़ोर होते हैं। इसका मुख्य उदाहरण क्या है? यदि एक चूहा लीवर दबाता है और उसे खाने को मिलता है तो सकारात्मक सुहगदन, और तो वह लीवर दबाता रहेगा। यानी जैसे आप कोई काम करते हैं और आपको शाबाशी मिलती है तो आप उस कार्य को करते रहेंगे, और यदि आप वही कार्य करते हैं और आपको या तो सज़ा मिलती है या डांट पड़ती है तो आप उस कार्य को छोड़ देंगे या वह कार्य आप दोबारा नहीं करेंगे। यदि कोई व्यवहार बुरा परिणाम लाता है तो वह उसे छोड़ देता है। जैसे ही आपको सज़ा मिलेगी या डांट पड़ेगी तो वो गलती या वो कार्य आप दोबारा नहीं करेंगे। अगला है मुख्य विचार। ये व्यवहार जो पुरस्कृत होते हैं वे अधिक बार दोहराए जाते हैं, और जो सज़ा से जुड़े होते हैं वह छोड़ा जाता है। यानी यदि आपको जैसे आपने पढ़ाई की या आपने कुछ कार्य या काम किया तो आपको पुरस्कार दिया गया, तो वह कार्य आप बार बार करेंगे, आप में प्रेरणा उत्पन्न होगी। और वही कार्य करने पर यदि आपको सज़ा मिलती है या डांट पड़ती है तो आप वह कार्य दोबारा नहीं करेंगे, वह कार्य छोड़ देंगे आप। तीसरा आता है सामाजिक सीखने का सिद्धांत, इन्हें पर्यवेक्षणात्मक सीखना। सामाजिक सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें लोग दूसरों को देखकर उनके कार्यों की नकल करके सीखते हैं। यानी इसमें क्या होता है, लोग दूसरे को बात करने का ढंग, उससे वह कैसे बात करता है, कौन से शब्दों का प्रयोग करता है, वह देखकर हम अब सीखते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, एक बच्चा कृपया और धन्यवाद कहना वयस्कों को देखकर सीखता है। ये सीधे शिक्षण के माध्यम से नहीं बल्कि पर्यवेक्षण से होता है। यानी जैसे आपके माता पिता या आपका कोई बड़ा भाई दूसरों को कृपया बोलता है या धन्यवाद बोलता है तो आप भी उन शब्दों का धीरे धीरे प्रयोग करना सीखेंगे। इसलिए लोग दूसरों को देखकर, खासकर आदर्श या प्रभावशाली व्यक्तियों को देखकर व्यवहार सीखते हैं। अगला आता है संज्ञानात्मक सीखने का सिद्धांत। यानी संज्ञानात्मक सीखने का सिद्धांत उन मानसिक प्रक्रियाओं पर जोर देता है जो सीखने में शामिल होती है, जैसे स्मृति, धारणा, समस्या समाधान। इसका उदाहरण क्या है? एक पहेली हल करना। इसमें आप ये समझने का उपयोग करते हैं कि टुकड़े कैसे फिट होंगे, केवल परीक्षण और त्रुटि से नहीं। यानी जो संज्ञानात्मक है, इसमें आप किसी पहेली को हल करने के लिए आप ये सोचते हैं कि ये टुकड़े कैसे फिट होंगे, और इसका मुख्य विचार क्या है कि सीखना इस बारे में है कि हम जानकारी को कैसे प्रोसेस करते हैं और समस्याओं को समझने और हल करने के लिए अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हैं।
अगला आता है निर्माणात्मक सीखने का सिद्धांत। यानी निर्माणात्मक सीखने का सिद्धांत ये कहता है कि विद्यार्थी अपने अनुभवों और इंटरेक्शन के आधार पर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्माण करते हैं। इसका उदाहरण है, एक छात्र गणित की अवधारणाओं को वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करके गहरी समझ बनाता है। और मुख्य विचार क्या है इसका कि सीखना निष्क्रिय नहीं है और ये अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करने और जो हम पहले से जानते हैं उस पर निर्माण करने की प्रक्रिया है। अगला है कि जो मानवतावादी सीखने का सिद्धांत, यानी मानवतावादी सीखने का सिद्धांत व्यक्तिगत विकास और आत्म प्राप्ति पर जोर देता है। यह कहता है कि सीखना तब सबसे प्रभावी होता है जब ये व्यक्तिगत लक्ष्यों और आत्म रुचि द्वारा प्रेरित होता है। यानी जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो दूसरे के कहने पर नहीं सीख पाते। यदि ये सबसे प्रभावी सीखना कब होता है, जब हमारे खुद के अंदर ये प्रेरणा हो कि हमें ये करना है या ये चीज़ सीखनी है, तब वह ज़्यादा प्रभावी होता है। एक छात्र जो किसी भाषा को इसलिए सीख रहा है क्योंकि उसे उस भाषा में रुचि है, नहीं कि उसकी कोई मजबूरी है। यानी आप जैसे आपको कॉलेज मिली, आप अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आए तो आप उस भाषा को सीख रहे हैं, ये तो आपकी हो गई मजबूरी। और यदि आप अपने क्षेत्र में रहकर उस भाषा को पहले ही सीखते तो वो आपकी रुचि होती, उसमें आपकी मजबूरी नहीं होती। और इसका मुख्य विचार है, लोग तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब वे अपनी इच्छाओं और व्यक्तिगत विकास से प्रेरित होते हैं। यानी हम किसी भी चीज़ या कार्य को यदि हम अपनी इच्छा से करते हैं तो उससे ज़्यादा जल्दी सीखने की संभावना रहती है। और यदि हम उसी कार्य को किसी के दबाव में आकर करते हैं तो उसका सीखने की गुंजाइश बहुत कम होती है। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, यानी सीखने के सिद्धांत। इसमें पहला आता है तत्परता। सीखना सबसे अच्छा होता है जब व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से सीखने के लिए तैयार हो। यदि आप शारीरिक रूप से तो सीखने के लिए तैयार हो लेकिन मानसिक रूप से तैयार ही नहीं हो तो आप कुछ भी सीखना असंभव है। अगर विद्यार्थी तैयार नहीं है तो नए ज्ञान की आत्मसात करना मुश्किल होता है। और तत्परता से मैं उम्र, पूर्व ज्ञान, भावनात्मक स्थिति और प्रेरणा जैसे कारक शामिल है। यानी इसमें कहा गया है कि यदि आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो आपका मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना बहुत आवश्यक है। यदि आप शारीरिक रूप से तैयार है लेकिन मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो उस ज्ञान का आत्मसात होना बहुत मुश्किल है। दूसरा आता है मोटिवेशन, यानी प्रेरणा। प्रेरणा सीखने की एक महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति है। लोग तब अधिक सीखते हैं जब प्रेरित होते हैं, चाहे वे बाहरी पुरस्कारों से हो या आंतरिक इच्छाओं से। प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया का ऊर्जा देती है। यानी जो मोटिवेशन होता है, जैसे आपने क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो आपको जो प्रशंसा हुई, आपको पुरस्कार दिया गया, उससे आप प्रेरित हुए और अगले क्लास में आपने और ज़्यादा मेहनत की। और दूसरा, यदि आपके अंदर इच्छा है कि आपको पुरस्कार या प्रशंसा नहीं की गई लेकिन आपकी इच्छा है कि मैं प्रथम स्थान प्राप्त करूं, तो वो इच्छा होती है तभी आप सीख सकते हैं। और अगला आता है अभ्यास, यानी एक्सरसाइज। अभ्यास सीखने को एक अधिक प्रभावी बनाता है। जितना अधिक आप किसी कौशल या अवधारणा का अभ्यास करते हैं उतना ही वह आपकी याददाश्त में समाहित हो जाता है। नियमित और निरंतर अभ्यास तंत्रिका कनेक्शनों को मजबूत करने में मदद करते हैं, जिससे पुनः स्मरण करना आसान हो जाता है। यानी जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतनी आपको जो सीखने की जो अभ्यास करेंगे तो आपके सीखने की शक्ति तेज होगी और जो आपके तंत्रिका कनेक्शनों का जो कनेक्शन है वह मजबूत होंगे और जो आपके पुनः स्मरण की क्षमता है वो भी तेज होगी। अगला है इफेक्ट, यानी प्रभाव। सीखना तब अधिक प्रभावी होता है जब इसके परिणाम संतोषजनक या पुरस्कार देने वाले होते हैं। सकारात्मक सुदृढ़न जैसे पुरस्कार या प्रशंसा व्यवहार को मजबूत करता है, जिससे ये दोहराए जाने की संभावना बढ़ जाती है। नकारात्मक परिणाम पुनरावृत्ति को हतोत्साहित करते हैं। यानी जो वही उदाहरण, जैसे आपने कोई अच्छा कार्य किया तो आपको पुरस्कार दिया गया या प्रशंसा की गई तो उस कार्य को दोहराने की संभावना अधिक रहती है। उसी की जगह आपने अच्छा कार्य किया और आपको डांट पड़ी या सजा मिली तो उस कार्य को करने की संभावना बहुत कम होती है। अगला है प्राथमिकता, यानी प्राइमेसी।
लोग उस जानकारी को अधिक याद रखते हैं जो उन्होंने पहले सीखी है, बजाय इसके कि उन्होंने बाद में क्या सीखा। नए सामग्री के प्रति पहली बार संपर्क से विद्यार्थी के मन में एक मजबूत आधार बनता है, जिससे उसे बनाए रखना आसान हो जाता है। इन्हें जैसे आपने 12th और 11th में पढ़ा कि पोषक तत्व 17 होते हैं, और मैं अभी आपको बता दूं कि नहीं, पोषक तत्व 22 होते हैं। तो आप जो पहले आपने सीखा वह ज़्यादा याद रहने की संभावना रहती है, और जो मैंने अभी बताया आपको लगेगा ये गलत है। इसलिए जो पहले जो सीखा होता है वह ज़्यादा याद रहने की संभावना रहती है। अगला है ताजगी। वैसे पोषक तत्व 17 ही होते हैं, वो 4 पोषक तत्व अलग होते हैं। जो ताजगी में हम जो जानकारी हाल ही में सीखी जाती है वह भी याद रखने की अधिक संभावना रखती है। जो आखिरी चीज़ आप एक ब्रेक लेने से पहले या एक सत्र समाप्त करने से पहले सीखते हैं वह आपकी याददाश्त से बेहतर बनी रहती है, यानी जो अभी आप याद करें वो आपको याद रहने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगला आता है तीव्रता यानी इंटेंसिटी। सीखना तब अधिक प्रभावी होता है जब अनुभव तीव्र और सार्थक होता है। उदाहरण के लिए जैसे किसी विषय में भावनात्मक रूप से शामिल होना सीखने को अधिक यादगार बना सकता है। जितना अधिक आकर्षक अनुभव होता है उतना ही मजबूत सीखना होता है। यानी जैसे आप किसी सीखने को लेकर यदि आप जितने अधिक आकर्षक हैं और आकर्षक होते हैं उतना ही आपके सीखने की जो संभावना होती है वह अधिक होती है। अगला आता है व्यक्तिगत भिन्नताएं। यानी हर विद्यार्थी अद्वितीय होता है। लोगों की सीखने की शैलियाँ, प्राथमिकताएं, गति और पृष्ठभूमि अलग अलग होती है। इसलिए प्रभावी सीखना इन व्यक्तिगत भिन्नताओं और ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधियों को प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करता है। और अगला है कि प्रतिक्रिया यानी फीडबैक। प्रतिक्रिया प्रभावी सीखने के लिए आवश्यक है। यह विद्यार्थियों को यह समझने में मदद करती है कि वे क्या सही कर रहे हैं, उन्हें क्या कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। सकारात्मक प्रतिक्रिया आगे सीखने को प्रेरित करती है, जबकि नकारात्मक प्रतिक्रिया गलतियों को सुधारने में मदद करती है। यानी जो प्रतिक्रिया क्या होती है, जैसे आपने कुछ कार्य किया, यानी आपने अपनी क्लास में टॉप किया या आपने कोई पेपर दिया उसमें कहाँ गलतियाँ हुई, ये सब आप जब आपको आपका टीचर आपको प्रतिक्रिया में बताएगा कि ये आपने गलती की है या आपने बहुत अच्छा किया है। यदि वे ऐसा बोले कि आपने बहुत अच्छा किया है, ऐसे ही करते रहे, तो वैसे करने की वो प्रतिक्रिया वापस दोहराने की संभावना अधिक रहती है। और उन्होंने ये बताया कि यहाँ तुमने गलती की है, तो वह उससे क्या होता है, फीडबैक से क्या होता है कि आपके गलतियाँ सुधारने की संभावना अधिक रहती है। अगला आता है स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र। सीखना तब अधिक प्रभावी होता है जब इसे वास्तविक जीवन की स्थितियों में लागू किया जा सके और विभिन्न संदर्भों में स्थानांतरित किया जा सके। जब एक विद्यार्थी किसी स्थिति में सीखे गए ज्ञान कौशल को दूसरों में लागू कर सकता है तो वह सीखना सफल माना जाता है। यानी जैसे आपने स्कूलों में या कॉलेज में कोई ज्ञान की बातें सीखी या एग्रीकल्चर के बारे में सीखा, तो आप बाद में जो बीएससी होने के बाद यदि आप किसानों को अपने जो एग्रीकल्चर के बारे में सीखा वो आप उनको समझा सकते हैं, तो आपके सीखने की जो प्रक्रिया है वह सफल है, अन्यथा असफल है। अगला है निरंतरता। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। जितनी बार और निरंतरता से सिखाई जाती है उतना ही जानकारी का संकलन बेहतर होता है। अभ्यास में निरंतरता सीखी गई सामग्री को फिर से देखना और नई जानकारी के प्रति निरंतर संपर्क लंबे समय तक जानकारी को बनाए रखता है। यानी जो सीखने की प्रक्रिया है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब हम पढ़ेंगे टर्निंग यानी प्रशिक्षण। टर्निंग इज ए प्लान्ड and structured process that helps individuals improve their specific skill, knowledge, behavior or attitude for better personal और professional performance। यानी जो टर्निंग होती है वह एक योजनाबद्ध और संरचित प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को उसके विशेष कौशल यानी स्किल, नॉलेज यानी ज्ञान, बिहेवियर यानी व्यवहार और एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण के सुधारने में मदद करती है और वह अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल यानी व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से अपना बेहतर परफॉर्मेंस कर पाता है, प्रदर्शन कर पाता है। अब हम पढ़ेंगे जो प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के जो
विशेषताएं क्या क्या होती है, करेक्टर क्या क्या होते हैं, उसमें पहला आता है लक्ष्य उन्मुख, यानी टर्निंग इज डन विद ए क्लियर ऑब्जेक्टिव। प्रशिक्षण एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ किया जाता है, यानी जैसे आपने टर्निंग कर रहे हो तो आपको पता है कि आपका लक्ष्य क्या है, एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ टर्निंग की जाती है। अगला आता है स्किल फोकस्ड, यानी इन इट इनहेंस प्रैक्टिकल एंड जॉब रिलेटेड एबिलिटीज, यह व्यवहारिक और नौकरी से जुड़ी क्षमताओं को बढ़ाता है। और अगला है कि शॉर्ट टर्म यानी अल्पकालिक, यूजली प्रोवाइडेड इन शॉर्ट सेशन और वर्कशॉप्स, यानी आमतौर पर छोटे सत्रों या कार्यशालाओं के रूप में दिया जाता है। अगला आता है ट्रेनर गाइडेड, यानी एक क्वालिफाइड ट्रेनर और एक्सपर्ट लीड दी प्रोसेस, यानी एक योग्य प्रशिक्षक और विशेषज्ञ इस प्रक्रिया का संचालन करता है। यानी आपको टर्निंग ऐसा तो है नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति देगा जो जिसको खुद को ज्ञान नहीं है उस बात का, आपको एकदम क्वालिफाइड ट्रेनर यानी एक्सपर्ट आदमी आपको टर्निंग देते हैं। अगला आता है इंटरेक्टिव, यानी इन्वॉल्व्स एक्टिवेट डिसीजन रोल प्ले, इसमें गतिविधियां चर्चाएं रोल प्ले आदि शामिल होते हैं। अगला आता है कि प्रशिक्षण के प्रकार यानी टाइप ऑफ ट्रेनिंग, जिसमें जो टर्निंग होती है उसके टाइप तो बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ 4 टाइप आपको दिए हैं, जिनमें पहला आता है टेक्निकल टर्निंग, यानी तकनीकी प्रशिक्षण फॉर लर्निंग टीच सॉफ्टवेयर मशीनरी, यानी उपकरणों सॉफ्टवेयर मशीन को चलाने का प्रशिक्षण। अगला आता है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग फोकस ऑन कम्युनिकेशन टीम वर्क टाइम मैनेजमेंट, यानी संप्रेषण टीम वर्क समय प्रबंधन आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। और अगला आता है व्यवहारिक प्रशिक्षण, यानी एम्स टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस एटीट्यूड एंड इच, भावनात्मक बुद्धिमत्ता दृष्टिकोण नैतिकता को विकसित करने का उद्देश्य होता है। यानी इसका उद्देश्य मेन होता है कि बुद्धि को विकसित करना, अपने दृष्टिकोण को विकसित करना और अपनी नैतिकता को विकसित करना। लास्ट आता है परिचय प्रशिक्षण, यानी गिवन ए न्यू एम्प्लॉयज स्टूडेंट टू फैमिलियराइज देम, यानी नए कर्मचारियों या छात्रों को संस्था से परिचित कराने के लिए। ये हमारे जो टाइप थे टर्निंग के, वैसे तो टर्निंग के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं, ये 4 टाइप ही आपको याद कर लेना। अगला अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टर्निंग इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी व्यक्तित्व विकास में प्रशिक्षण का महत्व क्या होता है। संप्रेषण और प्रस्तुति कौशल को बेहतर बनाता है, यानी इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, इनहेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिसिप्लिन, यानी आत्मविश्वास और अनुशासन को बढ़ाता है। डेवलप्स प्रोफेशनल एटीट्यूड एंड बिहेवियर, यानी व्यावसायिक दृष्टिकोण और अपने व्यवहार को विकसित करता है। और अगला आता है इनक्रोजेस लीडरशिप एंड टीम वर्क, यानी नेतृत्व और टीम वर्क को प्रोत्साहित करता है। प्रिपेयर्स ऑफ फॉर रियल वर्ल्ड चैलेंज, यानी वास्तविक जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। अब हम पढ़ेंगे अधिगम प्रतिक्रिया, यानी लर्निंग फीडबैक। अधिगम प्रतिक्रिया वह प्रक्रिया या सूचना है जो किसी कार्य या गतिविधि के बाद एक विद्यार्थी को दी जाती है, ताकि वह अपने प्रदर्शन को समझ सके, गलतियों को सुधार सके और भविष्य में बेहतर कर सके। यानी जो फीडबैक होता है उससे क्या होता है, अपने जो विद्यार्थी होता है उसकी जो क्या गलती हैं और उसने जो प्रदर्शन किया है कितना किस हद तक सही है, उसमें क्या क्या गलतियाँ हुई है, उन सब का पता फीडबैक से ही पता चलता है। इससे विद्यार्थी अपनी गलतियों को सुधारता है और भविष्य में जो गलतियाँ की उन्हें नहीं दोहराने की कोशिश करता है और पहले से बेहतर करने की कोशिश करता है। अब हम पढ़ेंगे अधिगम प्रतिक्रिया का उद्देश्य, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग फीडबैक। इसके जो फीडबैक है उसका उद्देश्य क्या है, सीखने और समझने में सुधार करना, विद्यार्थियों को प्रेरित और मार्गदर्शित करना, ताकत और कमजोरियों की पहचान करना, टू प्रोमोट कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, यानी निरंतर सुधार को बढ़ावा देना। और अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फीडबैक, यानी जो प्रतिक्रिया होती है उसके कितने प्रकार होते हैं। पहला आता है सकारात्मक, यानी पॉजिटिव फीडबैक अच्छे प्रदर्शन की सराहना कर और आगे प्रोत्साहित करते हैं। यानी यदि आपको किसी कार्य की प्रोत्साहित किया गया या आपकी सराहना की प्रशंसा की गई तो उस कार्य को बार बार दोहराने की संभावना आपकी ज़्यादा रहती है।
और अगला आता है नेगेटिव फीडबैक यानी नकारात्मक प्रतिक्रिया। गलतियों को दर्शाती है पर यदि सावधानी से न दी जाए तो निराश कर सकती है। यानी आप जैसे आपको कोई आपने कुछ अच्छा कार्य किया और आपको नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, यदि ऐसा होता है तो अगले जैसे आप प्रतिक्रिया देते हैं तो आपको सावधानी रखनी चाहिए कि आप प्रतिक्रिया ढंग से सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं। अगला आता है रचनात्मक प्रतिक्रिया। इसमें भावनाओं को आहत किए बिना सुधार के सुझाव देती है। यानी जो रचनात्मक प्रतिक्रिया होती है इसमें भावनाओं को आहत किए बिना जो आपकी गलतियां होती है उनमें सुधार करने के बारे में आपको सजेस्ट किया जाता है। अगला आता है तत्काल प्रतिक्रिया। यानी कार्य के तुरंत बाद दी जाती है ताकि तुरंत सुधार हो सके। यानी आपने कुछ कार्य किया और आप कार्य कर ही रहे हो, अभी पूरा नहीं हुआ है और आपको तुरंत आपकी गलती को बता दिया गया कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, आप वहीं सुधार कर लें। ये होती है तत्काल प्रतिक्रिया। अगला आता है विलंबित प्रतिक्रिया। यानी कुछ समय बाद दी जाती है जिसमें आत्मचिंतन हो सके। यानी आपको जो आपने कुछ कार्य किया और आप कार्य करने के बाद आपको थोड़ी देर बाद या थोड़े दिन बाद आपको उस कार्य में जो गलती हुई है उसके बारे में बताया जाता है और आप अपनी गलती को ध्यान से देखें और आत्मचिंतन कर सकें, इसलिए ये विलंबित प्रतिक्रिया होती है। ये हमारा आज का टॉपिक था लर्निंग, जिसमें हमने लर्निंग का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, थ्योरीज और प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और टर्निंग और फीडबैक के बारे में जाना। अगली क्लास में हम जानेंगे एटीट्यूड के बारे में, इसकी क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस और थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, ये सब हम अगली क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए आप इस क्लास के नोट्स बनाकर इसे अच्छे से याद कर लें और कमेंट में बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी और आप कौन सी कॉलेज से हैं, आपके कब से पेपर हैं, सेकंड सेमेस्टर के पेपर कब से हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।